नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने आपको बीसल देव रासो की जो कथा वस्तु है, जो उसकी कथा है, उस पर काफ़ी गहराई से और विस्तार के साथ प्रकाश डाला था और बताया था कि किस तरीके से बीसल देव और राजमती के जीवन के जो 12 साल का कालखंड है उसका वर्णन हमको इस बीसल देव रासो में मिलता है। इसके लेखक है नरपति नाल। इसके लेखक जो नरपति नाल हैं उसके बारे में एक प्रश्न उठाया जाता है, क्योंकि इनका इतिहास में कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं आता। तो विद्वान कहते हैं कि नरपति शायद उनकी उपाधि रही होगी और नाल है उनका नाम रहा होगा, लेकिन ये तय है कि बीसल देव रासो के जो लेखक थे वो नरपति नाल थे और ये शायद इस राजा के राजकवि रहे होंगे जिन्होंने बीसल देव की गाथा का वर्णन हमारे सामने किया है। ये जो बीसल देव रासो है, इसके रासो कहने पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसमें वीर रस की, मतलब जो बीसल देव है वो काफ़ी प्रतापी और वीर राजा था। कहते हैं उसने हरियाणा और झांसी का काफ़ी सारा प्रदेश तुर्कों से खाली करवा लिया था, उसने काफ़ी सैनिक अभियान किए थे। लेकिन इस पुस्तक में बीसल देव रासो में कहीं भी इस तरीके की उसकी राजनीतिक जो विजय हैं, जो उसकी चढ़ाइयाँ हैं, जो उसके युद्ध हैं, उसका कोई वर्णन इसमें नहीं मिलता। इसमें तो केवल ये एक श्रृंगार रस से परिपूर्ण एक रचना है जिसमें एक राजा का अपनी पत्नी से रूठ कर चले जाना और फिर उस रानी का वियोग की जो अवस्था उसका मार्मिक वर्णन किया गया है। तो उसमें रासो जैसी कोई बात दिखाई नहीं देती है, जैसा कि आदिकाल के जो और काव्य हैं उनके रासो काव्य के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी है कि जो आदिकाल है, आदिकाल के का जो साहित्य है उसे मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट देते हैं: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। और रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो काफ़ी महत्वपूर्ण रचना रही है और उसके बाद बीसल देव रासो का ही नाम आता है। विद्वान ये भी कहते हैं कि इस पुस्तक में जगह जगह रसायन शब्द आया है और वो रसायन शब्द धीरे धीरे बदलता हुआ रासो में बदल गया है। तो इस तरीके से इसका नाम बीसल देव रासो, ये इस रचना का नाम रहा। बात करते हैं हम बीसल देव रासो की प्रामाणिकता की, इसकी ऐतिहासिकता की बात करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आदिकाल के ज़्यादातर जो ग्रंथ हुए हैं उन सब ग्रंथों पर उनकी ऐतिहासिकता और उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पृथ्वीराज रासो है उस पर भी इस तरीके के प्रश्न उठाए जाते हैं। वस्तुतः ये जो काल है आदिकाल, इस समय की जो लिखी हुई पुस्तकें हैं वो उनका हमें पुस्तकों के रूप में तो कहीं इतना प्रमाण मिलता नहीं है, या तो उनकी प्रतियां मिलती हैं या फिर कहीं शिलालेख में इनका वर्णन मिलता है। और ये जो रचना है वो धीरे धीरे लोक में गाई जाती थी, लोक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध रही हैं और धीरे धीरे इनके रूप बदलते गए और इनमें जो जैसे जैसे भाषा बदलती गई उसी तरीके से नई नई भाषा के शब्द आते गए और कल्पनाओं के आधार पर नई नई घटनाएं जोड़ दी गई। साथ ही समय के साथ भाषा में, शैली में जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। तो हम ये नहीं कह पाते कि ये जो रचना है वो किस समय की, सटीक रूप से किस समय की लिखी गई है। बीसल देव रासो के लिए भी इसकी जो रचना का कालखंड है इस पर काफ़ी विवाद है कि ये रचना कब लिखी गई है। जो अपने डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता हैं वो इसकी रचना को 1369 के आसपास बताते हैं कि इसके रचना काल ये रहा होगा। और जबकि इसी ग्रंथ में साफ साफ नरपति नाले ने एक लिखा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसी मत को बिल्कुल प्रमाणिक मानते हैं। उसमें लिखा हो 1272 मझारी जेठ सुदी नवमी बुधवारी और नाल रसायन आरंभ ही शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। और इस हिसाब से ये जो रचना है वो 1272 में लिखी गई होगी, उसके बीच में लिखी गई होगी। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि जब इस काल गणना की गई तो वास्तव में जो 1272 में की जो जेठ में है वो नवमी पर बुधवार ही पड़ा। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो रचना है वो 1272 के आसपास ही नरपति नाले के द्वारा लिखी गई है।
अब सवाल ये उठता है कि इस जो रासों में बीसल देव जो राजा है, इसकी ऐतिहासिक सत्यता क्या है, और इसमें जो और पात्र हैं उनकी ऐतिहासिक सत्यता क्या है, क्या वास्तव में ये इतिहास प्रसिद्ध पुरुष रहे हैं। तो इस बात पर काफ़ी विवाद और अलग अलग मत हमको देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में जब हम बात करते हैं अजमेर और सांभर के राज्य की, तो इस वंशावली में और इस राज्य में हमें 4 बीसल देव मिलते हैं, और उन बीसल देव की सबकी अपनी अलग अलग जो उनका राज्य का काल है वो सबका अलग अलग काल है, और वो काल इस वाले काल से कहीं संगति नहीं बैठ रही है। केवल एक बीसल देव चतुर्थ हैं जो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका जो काल है वो काल इस समय से मैच कर रहा है कि उन्होंने करीबन इसी समय में आसपास शासन किया था। साथ ही इसमें बात कही गई है कि इन बीसल देव की का जो विवाह होता है वो राजमती से हो रहा है, जो कि मालवा प्रदेश के परमार राजा भोज की पुत्री है। तो ये चीज़ भी इसमें संगति नहीं बैठती, क्योंकि राजा भोज तो नरपत, ये जो समय है बीसल देव का, इससे 100 साल पहले ही खत्म हो चुके थे, तो इसका मतलब राजा भोज की पुत्री से तो इनका विवाह नहीं हुआ। तो अब सवाल उठता है कि इनका जो विवाह हुआ वो किससे हुआ, कौन सी राजमती से हुआ, क्योंकि परमार राजा तो हैं। तो फिर ये विचार प्रस्तुत किया जाता है कि शायद कि जो मालवा का जो धार नगरी है उसके जो परमार हैं उनकी उपाधि ही भोज रही होगी, और वो भोज उपाधि का ही इसमें यूज़ किया गया, राजा का असली नाम का यूज़ नहीं किया गया, और उसकी पुत्री से बीसल देव का विवाह होता है। साथ ही एक बात और इसमें बताई जाती है कि इनका जो विवाह हुआ है वो विवाह इसमें आया भी है जगह जगह, जैसलमेर की राजकुमारी है वो, तो जैसलमेर तो उस समय स्थापित हुआ नहीं था, जैसलमेर तो बहुत बाद में स्थापित हुआ है। तो उस समय का जो प्रांत होगा, वहाँ के जो रावल होंगे, उन रावलों की पुत्री रही होगी राजमती, जिनसे कि इनका विवाह बीसल देव का विवाह हुआ। तो इस तरीके से जो ये बीसल देव रासो है, इसकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, लेकिन सारा जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बीसल देव रासो में बीसल देव चतुर्थ की कहानी हमारे सामने है, और उसमें कवि की काफ़ी कल्पनाएं भी हैं। मतलब इस रासो में हमको मुख्य रूप से 2 ही घटनाएं दिखती हैं। पहली घटना दिखती है बीसल देव की राजमती से विवाह, और दूसरी घटना है कि बीसल देव का अपना राज्य को छोड़ के और उड़ीसा के लिए प्रस्थान करना। तो ये इतिहास में तो इनका इतना कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, ये केवल एक काव्य गीत के रूप में ये रचना लिखी गई, और इसका जो महत्व वो एक काव्य गीत के रूप में ही इसका महत्व है। इसकी ऐतिहासिकता और इसकी प्रामाणिकता को हम थोड़ा साइड में रख दें तो इसकी कलात्मकता और इसकी भावात्मकता इसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बीसल देव रासो में कई इतिहास विरुद्ध बातें कही गई हैं, जैसे बूंदी जैसलमेर का नाम लिया गया, जबकि उस समय बूंदी और जैसलमेर ये दोनों ही प्रांत उस समय बने ही नहीं थे। इसमें एक जगह ये भी जिक्र आया है कि बीसल देव उड़ीसा जाता है, और उड़ीसा जाके वो मतलब अपने हल में गाय को जोतता है और वो खेती करता है। तो इस तरीके की भी ये चीज़ भी हमें इतिहास के विरुद्ध ही दिखाई देती है। और जैसे राजा भोज की बेटी राजमती से विवाह, तो राजा भोज भी इतिहास विरुद्ध घटना है, क्योंकि वो भी उनसे 100 साल पहले हो चुके हैं। बहरहाल ये एक वीर गीति काव्य है, और ये लोक में गाया जाता था, और गाते 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 इसमें कई सारी ऐतिहासिक त्रुटियां आ गई हैं, लेकिन इसके कलात्मक और भावात्मक सौंदर्य को हम भुला नहीं सकते। जो अपने डॉक्टर राम गोपाल हैं, उन्होंने इस आदिकाल का की सब मतलब एक बहुत ही श्रेष्ठ काव्य कृति माना है, और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता तो कहते हैं कि ये हिंदी का गौरव ग्रंथ है, जिसमें एक स्वस्थ प्रणय कथा का बड़ा ही सुंदर प्रेम गायन किया गया है। तो इस प्रकार जो बीसल देव रासो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति, आदिकाल की महत्वपूर्ण कृति है। पृथ्वीराज रासो के बाद सबसे महत्वपूर्ण कृति बीसल देव रासो ही मानी जाती है। ये जो बीसल देव रासो के बारे में ये भी थोड़ा सा चर्चा का विषय है और विवाद का विषय है कि इसमें कितने छंद हैं। एक्चुअली बीसल देव रासो केवल करीबन 100 पेजेस में लिखी हुई एक छोटी सी पुस्तक है, और इसे ये मुख्य रूप से 4 भागों में बटी हुई है। इसके पहले भाग में बीसल देव और राजमती के विवाह की बात कही गई है, और दूसरे में जो बात कही गई है वो जो दूसरा भाग है उसमें उसकी बात कही गई है कि किस तरीके से जो बीसल देव से जब राजमती का विवाह हो जाता है तो कैसे उसकी व्यंग्योक्ति से कटुक्ति जो कुछ कड़वे वचन ऐसा कह देती है कि तुमसे ज़्यादा या तुम जैसा वीर प्रतापी तो उड़ीसा का राजा है, वहाँ सोने की खाने हैं, तुम्हारे यहाँ तो नमक की खाने। उससे आहत होकर वो राजा
अपने प्रांत को छोड़कर उड़ीसा की तरफ चला जाता है। ये इसके दूसरे भाग में हमको ये घटना मिलती है। तीसरे भाग में हमको मिलती है कि राजमती का पूरा विरह वियोग की अवस्था बताई हुई है कि जब बीसल देव उड़ीसा चले गए हैं तो राजमती किस तरीके से वियोग अवस्था में, पूरे इसमें 12 मासा प्रकृति का उद्दीपनकारी वर्णन हुआ है, पूरे 12 मासा परंपरा का निर्वाह हुआ है। और राजमती के जो वियोग है, जो उसकी मन की जो अनुभूतियां हैं, उस अनुभूति का इसमें बहुत ही सजीव चित्रण किया गया। और तीसरे भाग में वर्णन किया गया है कि किस तरीके से जो राजमती है वो राजा जो भोज होते हैं वो उसको अपने घर ले जाते हैं और बीसलदेव फिर वापस आते हैं। चौथे में इस तरीके से जब उन दोनों का पुनर्मिलन दिखाया जाता है। और ये जो कृति है इसमें 316 छंद है, लेकिन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता का मानना है कि जो मूल प्रति थी उसमें केवल 128 ही छंद थे। तो इस प्रकार बीसलदेव रासो के बारे में काफ़ी सारी विवाद की बातें, और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आदिकाल के ज़्यादातर रचनाओं की प्रामाणिकता पर, उनके लेखकों की प्रामाणिकता पर और उनकी ऐतिहासिकता पर, उनकी जो ऐतिहासिक सत्यता है उस पर प्रश्न उठाए जाते रहे हैं और उन पर काफ़ी रिसर्च हो रही हैं और सब विद्वान अपने अपने मत उसके दे देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ज़्यादातर लेखक सहमत हो जाते हैं और फिर उसी मत को स्वीकार कर लिया जाता है। तो बीसलदेव रासो के बारे में ये एक प्रमाणित सत्य है कि नरपति नाले इसके लेखक हैं और इसमें बीसलदेव चतुर्थ और उनकी पत्नी राजमती की विवाह और राजमती के वियोग का इसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार जो बीसलदेव रासो है वो एक आदिकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ और रासो परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके पहले खंड में 85 छंद बताए जाते हैं और इस खंड में बीसलदेव और राजमती इन दोनों के विवाह का वर्णन है। किस तरीके से राजा भोज जो परमार भोज हैं वो अपनी बेटी का विवाह प्रस्ताव बीसलदेव के पास पहुंचाते हैं। बीसलदेव बहुत लंबी चौड़ी बारात लेके आ रहे हैं और रानी को ब्याह के लेकर जा रहे हैं। ये पहला खंड है और इसमें मैंने आपको बताया 85 छंद माने जाते हैं। तो दूसरे खंड में जो राजमती है वो ब्याह के अजमेर आ गई है और मिलन की पहली रात है और उसी दिन जो बीसलदेव है वो रानी के साथ कुछ अपनी गर्भोक्ति की बातें कर रहा है और राजमती कुछ ऐसे कटु वचन कह देती है कि तुम ही इस दुनिया में इतने प्रतापी राजा नहीं हो, उड़ीसा का राजा तो तुमसे भी ज़्यादा प्रतापी है और आपके पास तो केवल नमक के खाने हैं, उसके पास तो हीरे और सोने चांदी के खाने हैं। तो इस तरीके से राजा के अहम को चोट पहुंचती है और बीसलदेव क्रोध में आकर अपनी पत्नी का त्याग करके और उड़ीसा चला जाता है कि वो अब उसी तरीके से धन धान्य कमाकर लाएगा और सांबर को संपन्न बनाएगा। ये इसका वर्णन दूसरे खंड में है और इसमें लगभग 86 छंद बताए जाते हैं। तीसरे खंड सबसे महत्वपूर्ण खंड है इस बीसलदेव रासो का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीसलदेव जो रासो जो खंड काव्य है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस में भी वियोग पक्ष का बहुत ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। तो इसमें जो रानी राजमती है उसके पूरी वियोग अवस्था का वर्णन किया है और उसमें यहाँ पर रानी को पूरी तरीके से पति परायण प्रेम की एक निष्ठता और एक हिंदू स्त्री के जो संस्कार हैं उसके अनुकूल उसका संस्कार और व्यवहार बताया है। और वो बीसलदेव के वियोग में है, बीसलदेव उसको छोड़ के जा चुके हैं, वो उनके मतलब उस वियोग को सह रही है, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी है कि जो ऋतुएं आ रही हैं वो ऋतुएं भी उसको बहुत ज़्यादा उद्दीप्त कर रही हैं उसके विरह को। मतलब प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण किया गया है और 12 मासा जो काव्य परंपरा है उसका पूरा निर्वाह हमें इस रासों में देखने को मिलता है कि किस तरीके से जेठ का मास उसके विरह के ज्वर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। सावन और आषाढ़ के जो बादल होते हैं वो दुश्चिंताओं से उसको घेर लेते हैं और किस तरीके से जो फागुन है वो उसके भावनाओं को और ज़्यादा उद्दीप्त
करता है। और यहाँ वो इतनी ज़्यादा वियोग से विगलित हो रही है कि वो अपने नारी होने पर भी भगवान को पालम देने लगती है कि तुमने मुझे नारी जीवन क्यों दिया, मुझे गाय बना देते, मुझे कोई जीव जंतु बना देते, मुझे कोई कोयल बना देते, और नहीं तो यदि तुमने मुझे नारी भी बनाया तो राज परिवार की स्त्री क्यों बनाया, कोई गरीब किसान की जाटनी बनाया होता तो मैं कम से कम अपने पति का साहचर्य तो प्राप्त कर रही होती। तो इस तरीके से मतलब बहुत ही कहना चाहिए मार्मिक व्यंजना की गई है राजमती के विरह वर्णन की। और इस भाग में जो तीसरा भाग है इसमें 103 छंद माने गए हैं। इसके बाद जो चौथा भाग है बीसलदेव रासो का, उस भाग में 42 छंद हैं और उसमें यह है कि उसकी विरहव्यता को देखते हुए जो राजा भोज परमार हैं वो राजमती को अपने घर ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं अपने राज्य में। और वहाँ से वो एक पंडित के माध्यम से संदेशा भेजती है राजमती बीसलदेव को, और बीसलदेव पुनः आते हैं और राजमती को लेवा ले जाते हैं और वो प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। इस तरीके से इस खंड काव्य के ये 4 भाग मैंने आपको बताए। विवाद है इस पर, जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता हैं वो इसमें केवल 128 छंद मानते हैं, जबकि अन्य 316 छंदों का इस तरीके से वर्णन किया है। मतलब ये माना यह जाता है कि चूंकि ये लोक में गाया जाता था तो धीरे धीरे बाद के लोगों ने इसमें छंद और जोड़ते चले गए, ऐसा माना जाता है। तो जो बीसलदेव रासो है इसमें इसकी कई चीज़ों पर काफ़ी विवाद है, अलग अलग लोगों के मत हैं, और ये कोई नई या अनोखी बात नहीं है। आदिकाल के जो ग्रंथ रहे हैं उन पे इस तरीके के प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रमाणिक दस्तावेज हमारे पास नहीं है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता पर भी इस तरीके के प्रश्न उठाए गए हैं, लेकिन जो बीसलदेव रासो है वो एक बहुत ही साहित्य की दृष्टि से काफ़ी कलात्मक और भावुक काव्य गाथा रही है, जो कि हिंदी की एक बड़ी प्रसिद्ध कृति के रूप में मान्यता इसको प्राप्त। हमने बीसलदेव रासो की ऐतिहासिक सत्यता प्रामाणिकता पर विचार किया, हमने उसके रचना के कालखंड पर विचार किया। अब देखते हैं हम इसकी भाषा। इसकी जो भाषा है वो पश्चिमी राजस्थान की भाषा मानी जाती है, और पश्चिमी राजस्थान की डींगल जो भाषा थी, डींगल और पिंगल भाषा, उसका वर्णन है। एक्चुअली में डींगल भाषा तो काफी साहित्यिक रूप जब मिल गया है वो है, इसमें पिंगल भाषा है। ये उस कालखंड की रचना है कि जब अपभ्रंश खत्म हो रही थी और हिंदी स्टार्ट हो रही थी, तो उस संक्रांति काल की रचनाएं हैं। तो इसमें हमको उस वो ही भाषा देखने को मिलती है, पश्चिमी राजस्थान की पिंगल भाषा, जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों का भी प्रयोग काफी हमें मिलता है। तो इस प्रकार भाषा की दृष्टि से, और धीरे धीरे जैसे जैसे, क्योंकि ये लोक में गाई जाती थी ये रचना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे गाई गई और जिन जिन लोगों के द्वारा गाई गई उन लोगों के स्थानीय शब्द और उस समय के जो शब्द हैं वो इसमें और आते गए। इसलिए इसकी जो भाषा है वो लगभग 16वीं शताब्दी की जो हिंदी है उसकी गुण और उसकी विशेषता भी हमको इसकी भाषा में देखने को मिलती है। पर यह तय है कि ये पश्चिमी राजस्थान की पिंगल भाषा में लिखी हुई एक रचना है। बात करते हैं इस बीसलदेव रासो के रस की। यूं तो ये वीर गाथा काल की रचना है, तो इसमें वीर रस का प्राधान्य होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें वीर रस तो केवल एक आभास मात्र मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने यही कहा है कि बहुत ही कम वीरता का इसमें कहीं आभास मिला है, हमें आभास मात्र है बस। मुख्यतः तो इसमें श्रृंगार रस का ही वर्णन है, और श्रृंगार रस के जैसे 2 पक्ष होते हैं, आप सब जानते हैं, एक संयोग और एक वियोग पक्ष। तो संयोग के रूप में इसमें राजमती के सौंदर्य का वर्णन है, और उनके राजमती और बीसलदेव का जो विवाह है उसका वर्णन है। देन बीसलदेव राजमती के सौंदर्य पे किस तरीके से मुग्ध हो रहे हैं, और उन दोनों के आपस की जो विवाह हुआ है और उनका जो आपस की बातचीत है, प्रेम है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो राजा है वो राज्य को छोड़ के उड़ीसा जा चुका है और राजमती बीसलदेव के वियोग में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो जो वियोग पक्ष है उसका परिपाक बड़ी उत्कृष्टता के साथ, उसकी विरह की व्यंजना इस रासों में हमें बड़ी उत्कृष्टता के साथ दिखाई देती है। तो इस रचना का जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस का वियोग पक्ष ही इसका प्रधान रस माना जाएगा। भाषा और रस के बाद आइए बात करते हैं इसके छंद विधान की।
जो बीसलदेव रासो जो ग्रंथ है उसमें 128 छंदों को ही प्रामाणिक माना जाता है और ये सारे छंद गेय हैं जो कि राग के धारा में गाए गए हैं। और इसमें जो छंद पाए गए हैं वो कहीं हमें 6 लाइन के हैं तो कहीं 8 लाइन के हैं। पर इनकी जो छंदों की विशेषता वो ये है कि इसके जो छंद हैं वो काफ़ी छोटे हैं और उसमें जो पहली, दूसरी, चौथी और जो छठी पंक्ति है वो एक सी है और जो उसकी तीसरी और पांचवी पंक्ति है वो थोड़ी सी छोटी है। कहीं कहीं 8-8 लाइन के छंद भी हैं, लेकिन ये तय है कि ये जो छंद है वो काफ़ी गेय है। एक विद्वान है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, पता नहीं क्यों उन्होंने इस रचना के लिए बोला है कि ये कभी गाया ही नहीं गया, जबकि ये एक पता नहीं उन्होंने ये किस आधार पे कहा है, कोई आधार और तर्क नहीं दिया है, लेकिन ये एक गेय रचना है। इसके जो छंद हैं वो काफ़ी गेय और सरस हैं और ये इसकी लोकप्रियता का भी कारण है क्योंकि इसमें गीतात्मकता है और लोक जीवन में ये गाई जाती रही है, इसलिए इसकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण है। अलंकार विधान की यदि हम बात करें तो हम इस जो रचना है, इस रचना के अलंकारिक सौंदर्य को भी नहीं भुला सकते। यद्यपि इस काव्य में अलंकार साधन नहीं है रीति काल की तरह, साध्य है, लेकिन हम देख रहे हैं उपमा है, रूपक है, अनुप्रास अलंकार है, छेक अनुप्रास अलंकार है। इस रूप बहुत बहुतायत से मिल रहे हैं ये वाले अलंकार हमको। साथ ही इसमें भ्रांतिमान संदेह अलंकार भी जगह जगह हमें मिल रहे हैं। तो अलंकारों का बड़ा स्वाभाविक सौंदर्य इस पुस्तक में हमको देखने को मिलता है। मतलब लेखक ने जानबूझ के कहीं अलंकारों को ठूसा नहीं है, लेकिन जहां उसने बात की है तो उसमें रूपक और उपमा ये 2 अलंकार तो बहुतायत से आए हैं। बात करते हैं यदि इसके काव्य रूप की, तो ये एक खंड काव्य है क्योंकि ये बीसल देव के जीवन के केवल जो 12 साल का कालखंड है उसी का वर्णन हमें इसमें मिलता है। तो ये एक गीति खंड काव्य है। यदि ये सारी चीज़ों के बाद हम निष्कर्ष निकालें तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि बीसल देव रासो नरपति नाले द्वारा लिखा गया जो रासो काव्य है वो एक गीति काव्य है। श्रृंगार प्रधान ये रचना है और पश्चिमी राजस्थान की पिंगल भाषा में ये लिखा गया है और श्रृंगार में भी इसमें वियोग पक्ष का परिपाकी हमें मिलता है। तो इस तरीके से हमने अभी तक इस रचना का जो कला पक्ष है उसको देखा है। इसके भाव पक्ष में मैं आपको बता दूं कि इस बीसलदेव रासो की जो लोकप्रियता का कारण है वो इसकी कथात्मक सरसता में छिपा हुआ है कि एक बहुत ही सरस प्रेम कहानी इसमें बताई गई है। दूसरी इसकी रसात्मकता, श्रृंगार रस का बड़ा उत्कृष्ट और उसका भी वियोग पक्ष का बहुत ही मनोहारी वर्णन इसमें किया गया है। और तीसरी चीज जो है इसकी लोकप्रियता का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर आता है वो ये उभर कर आता है इसका बहुत मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ दिया हुआ एक महान संदेश कि दाम्पत्य जीवन में सफलता के क्या सूत्र हैं, दाम्पत्य जीवन किस तरीके से सुखी बनाया जा सकता है और क्या कमियां रह जाने से, चाहे वो पति की तरफ से चाहे वो पत्नी की तरफ से, क्या ऐसी कमियां हो जाती हैं कि दाम्पत्य जीवन में बाधा आ जाती है और वो प्रेम से अलग होके और वियोग अवस्था में उनको जीवन जीना पड़ता है। हम यहाँ देख रहे हैं एक तो राजा का गर्व यानी कि पुरुष का गर्व और अहम, ये दाम्पत्य जीवन का के गुण मानती हूँ मैं इनको दोनों को। और दूसरी बात स्त्री की वाचालता, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है क्योंकि ये भी हमारे दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा कमी या बहुत बड़ी मुश्किल और बाधाएं उनको पैदा कर देता है। और राजमती की जो वाचालता है, राजमती का जो अपने पति के अहम को चोट पहुंचाने का जो कारण है उसी के कारण उनको काफ़ी 12 साल तक अलग अलग रहना पड़ा। तो ये जो एक संदेश है वो इस रासो का एक बहुत महान संदेश है। साथ ही हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही स्वस्थ प्रणय की, जैसे डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता ने कहा कि स्वस्थ प्रणय की एक संस्कारित प्रेम गाथा हमको देखने को मिल रही है। कहीं भी राजमती को कोई उल्टा के रूप में बिल्कुल भी चित्रित नहीं किया गया है। उसका जो प्रेम है वो छिछला नहीं है, उथला नहीं है, वो काफ़ी गहराई और गंभीरता लिया हुआ है। वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, वो बहुत ही पति परायण और हिंदू संस्कारों से उत्प्रोत स्त्री है जो पति के ना रहने पर भी पति के प्रति उसकी प्रेम की जो एक निष्ठता है वो हमें इसमें दिखाई दे रही है। बार बार वो अपने की हुई गलती
की क्षमा मांगती है अपने पति से और वापस घर लौट आने के लिए उससे बार बार निवेदन करती है। संदेश भी वो उसके साथ पहुंचाती है कि आप आइए और आप मेरी रक्षा कीजिए, और जो मेरे से गलती हुई है, मैंने हंसी हंसी में वो पालम आपको दे दिया था, उस गलती को आप क्षमा कीजिए। उधर बीसल देव भी अपने पति के प्रति पूरी तरीके से वफादार और ईमानदार है। जब उड़ीसा का राजा उसके विवाह का प्रस्ताव रखता है तो वो अपने विवाह से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं विवाहित हूँ। तो इस तरीके से इस बीसल देव रासो का जो संदेश है एक दाम्पत्य जीवन के लिए और एक स्वस्थ प्रणय और प्रेम के लिए, वो बहुत ही महान संदेश है, जो इस रासो को, इस काव्य को एक विशिष्ट स्थान हमारे हिंदी साहित्य में प्रदान करता है।